नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरियम फातिमा, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सभी का खैर मकदम है। आइए नजर डालते हैं आज के अहम खबर पर। उत्तर प्रदेश में घोसी उपचुनाव का जो नतीजा है, ये 2024 के पहले लोकसभा के चुनाव के पहले एक बड़ा संकेत है कि उत्तर प्रदेश और देश की जनता अब जुमला पार्टी को हटाने का मन बना चुकी है। जिस तरह से देश को हर मोर्चे पर फेल करने का काम मोदी जी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में मोदी योगी की डबल इंजन की सरकार कर रही है, इससे लोगों में निराशा है। और जो चुनाव परिणाम आए हैं वो इसी बात का साफ संकेत है। पूरी की पूरी उत्तर प्रदेश की सत्ता, सारे मंत्री और विधायक, राजभर जी की पार्टी, निषाद जी की पार्टी, अपना दल, महान दल, सारी पार्टी मिलकर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के खिलाफ प्रचार कर रहे थे। और 1,24,000 वोट वहां समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को मिला। 43,000 वोटों से जीत हासिल की। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा संकेत है 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले कि अब जनता मन बना चुकी है भारतीय जुमला पार्टी को हटाने के लिए। और उपचुनाव के पूरे नतीजे को अगर आप देखते हैं तो यह भी साफ हो गया है कि इंडिया का गठबंधन जो है वो बुरी तरीके से बीजेपी को पराजित करेगा, एनडीए को पराजित करेगा। इंडिया वाले जीतेंगे, अडानी वाले हारेंगे। जो एनडीए सिर्फ अडानी के लिए काम कर रहा है, जो प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ अडानी के लिए काम कर रहे हैं, उनको इंडिया गठबंधन हराएगा, हटाएगा। तो इंडिया वाले जीतेंगे, अडानी वाले हारेंगे। ये भी इस बात का संकेत है। बंगाल का उपचुनाव का नतीजा देखिए। भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम टीएमसी ने किया। 96,000 वोट मिले। 1,35,000 वोट झारखंड में मिले, जेएमएम का प्रत्याशी वहां से जीता। 1,24,000 वोट घोसी में मिले। 80,000 वोट केरल में मिले। तो पूरा का पूरा जो इंडिया का गठबंधन दल है, उसका जो परिणाम है उपचुनाव का, ये भी यही कारण है मोदी जी के घबराने का। और इसीलिए वो कह रहे हैं कि अब इंडिया के नाम से गठबंधन बन गया है तो हम इंडिया का नाम ही बदल देंगे। इतनी घबराहट, इतना डर, इतना भय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। कल को भारत के नाम से गठबंधन बन जाएगा तो आप देश का नाम ही बदल देंगे, कहेंगे ना हम इंडिया रखेंगे ना भारत रखेंगे, हम देश का नाम बीजेपी रखेंगे। ये किस प्रकार का डर और भय है? ये तो देश के साथ धोखा है कि आप देश का ही नाम बदलने पर उतारू हो गए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान लिखा, उसका आर्टिकल 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत। अब मोदी जी घबरा के इंडिया का नाम ही बदल रहे हैं। एम्स, इसरो, आईआईटी, आईआईएम, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सब में तो इंडिया लगा है। कहां कहां बदलोगे आप भाई? रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा रहता है हमारे पासपोर्ट में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लगा रहता है नोट में, तो सब कुछ आप बदल दोगे। तो इसलिए ये घबराहट का नतीजा है। और तीसरा विषय जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात की जा रही है, ये मोदी जी अपने दोस्त के साथ मिलके 5 साल तक लूट की खुली छूट चाहते हैं और इसी के कारण वो चुनाव से भाग रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं। ये होगा कैसे, किसी को समझ में नहीं आता। आप मान लीजिए एक बार सारे देश का चुनाव एक साथ करा दीजिए, फिर कोई सरकार बीच में गिर जाएगी तो क्या वहां दोबारा चुनाव ही नहीं होगा? क्या वहां राष्ट्रपति शासन लग जाएगा? देश का चुनाव हुआ मान लीजिए लोकसभा का,
लोकसभा की जो सरकार बनेगी चुनाव के बाद 5 साल का कार्यकाल वो नहीं पूरा कर पाती, 2 साल में सरकार गिर जाती है, तो देश का चुनाव नहीं होगा। ये क्या करना चाह रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन के नाम पे मोदी जी समझ के बाहर हैं। तो इसलिए जो इस समय मुद्दे हैं देश के सामने वो बहुत महत्वपूर्ण है, महंगाई के, बेरोजगारी के, किसानों के, और उसके नाम पे जनता वोट देगी। आज मैं लखनऊ शिक्षक प्रकोष्ठ के सम्मेलन में आया हूं और हमारे पार्टी के लिए शिक्षा ही प्राथमिकता है, स्वास्थ्य प्राथमिकता है। हम इन्हीं मुद्दों पे काम करते हैं। अच्छे शिक्षक हों, अच्छी शिक्षा हो, बच्चे अच्छे ढंग से पढ़ लिख कर आगे निकलें, ये हमारी प्राथमिकता है। और इसी के लिए हमारी पार्टी अलग अलग राज्यों में जाके काम कर रही है। उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणाम पे एक बात मुझसे छूट गई थी, ये कहीं ना कहीं दल बदलुओं के लिए भी एक बहुत बड़ा संकेत है। ऐसे बार बार अगर आप अपने दल बदलोगे तो जनता इसको भी पसंद नहीं करती। अब जैसे राजभर जी की मैं बड़ी इज्जत करता था, उन्होंने पिछड़ों के लिए बहादुरी से खड़े होकर कहा कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जहां पे पिछड़े नेताओं को चप्पल उठानी पड़ती है। राजभर जी ने यह भी कहा कि बीजेपी में जो पिछड़ा नेता है वो लोडर है, लीडर नहीं है। आप उन्हीं लोगों के साथ जाके खड़े हो गए। इन बातों को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, इसलिए अभी भी वक्त है, समय है। राजभर जी को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। और जो लोग दलितों को, वंचितों को, पिछड़ों को हमेशा अपमानित करने का काम करते हैं, जिन्होंने श्री रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति रहते हुए श्री राम जन्मभूमि के भूमि पूजन में नहीं बुलाया, ऐसे लोगों से बचना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, अपने फैसले पे पुनर्विचार करना चाहिए। मुझे इतनी बात कहनी थी। आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछिए। कितनी सीटों पर दावेदारी करेगी लोकसभा चुनाव? देखिए, ऐसा है कि अब हम इंडिया गठबंधन के हिस्सा हैं और उसमें सीटें कौन कहां से कितनी लड़ेगा इसको तय करने के लिए एक कमेटी बनी हुई है। वो कमेटी फैसला करेगी। किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस, अलग से कोई यूपी की कमेटी नहीं बनी है। नहीं, आपकी अपनी कमेटी ने कुछ प्रपोजल बनाया होगा कि ये सीटें हमारे लिए। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व और जो हमारा पार्टी का संगठन है वो प्रस्ताव बनाकर भेजेगा। कोई राज्य अपनी ओर से, क्योंकि ये लोकसभा का चुनाव है, अपनी ओर से प्रस्ताव बनाने के बजाय जो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है वो प्रस्ताव बना के भेजेगा। और जो कमेटी इंडिया गठबंधन की बनी है वो तय करेगी कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। अक्टूबर तक ये यूपी का फीडबैक तो आप ही देंगे कि कौन हमसे पूछा जाएगा तो जरूर देंगे। कितनी सीटों पर तैयारी है? मैं कह रहा हूं ये कोई बात मीडिया में करना बिल्कुल उचित नहीं है और गठबंधन की मर्यादा के विपरीत है, तो इसलिए मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगा। कैंपेन कमेटी का मैं मेंबर हूं, उसकी भी मीटिंग हुई थी पिछले दिनों, कैसे कैंपेन को बढ़ाना है, चलाना है। तो इंडिया गठबंधन के कैंपेन कमेटी की मीटिंग फिर 12 तारीख को है, तो उसमें हम जो फैसले लेते हैं उसको सार्वजनिक रूप से आके आपको बताते हैं। अभी सीट शेयरिंग के मामले में 0 फैसला भी नहीं हुआ है, तो उससे संबंधित कोई भी बात कहना ठीक नहीं होगा। अभी एक भी शुरुआत नहीं हुई है कौन कहां से कितनी सीटों पे लड़ेगा। अक्टूबर तक ये सारी चीज़ें फाइनल होनी है और उसके लिए फिर जो भी फैसला होगा वो आपको बताएंगे। नई शिक्षा नीति से आप कहां तक सहमत हैं? देखिए, नई शिक्षा नीति, पुरानी शिक्षा नीति, बातें बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी लिख दीजिए, अगर आप उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं तो फिर उसका कोई मायने नहीं रखता। पुरानी शिक्षा नीति में 25% EWS के, BPL के बच्चों के लिए रिजर्वेशन है, बड़े बड़े किसी स्कूल में लागू नहीं होता। दिल्ली में केजरीवाल साहब को वो फैसला लागू करवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है। फीस आसमान पे है और बच्चों की पढ़ाई के लिए उनके परिवार संघर्ष करते हैं। हमने सरकारी शिक्षा को ही इतना बेहतर बनाने का काम किया जिसमें हर बच्चे को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिल सके।
G20 सम्मेलन हो रहा है, देश का मान बढ़ रहा है, कहा जा रहा है। देखिए, निश्चित रूप से G20 सम्मेलन के लिए बधाई है प्रधानमंत्री जी को, लेकिन जो हमारी सीमाओं से जुड़ा हुआ मसला है, जो भारत के स्वाभिमान और सम्मान से जुड़ा हुआ मसला है, उसका भी मुद्दा उठना चाहिए था। और ख़ास तौर से चीन जो हमारे साथ कर रहा है, गलवान घाटी हम लोग भूले नहीं है, किस तरह से हमारे 20 जवानों की शहादत हुई वहाँ पर भारत की सीमा की रक्षा करते हुए। और G20 के ठीक पहले चाइना की हिम्मत देखिए कि ब्रिक्स सम्मेलन में मुलाकात होती है हमारे प्रधानमंत्री की, और उसके बाद वो एक नक्शा जारी करते हैं चीन का, जिसमें अरुणाचल प्रदेश को चीन का हिस्सा बता रहे हैं। अक्साई चीन जो भारत का भूभाग है उसको अपना हिस्सा बता रहे हैं। तो मैं समझता हूं इन मुद्दों को भी आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपने संबंध दुनिया के बड़े बड़े देशों से बना रहे हैं, तो चीन जो हमारे साथ कर रहा है, इसका मुद्दा भी प्रमुखता से उठाना चाहिए। हाँ, आज मैंने भारत मंडपम का दृश्य जरूर देखा जो सुबह से मीडिया में चल रहा है, तो ये इससे भी भारत की छवि दुनिया में खराब होती है। 3000 करोड़ में आपने भारत मंडपम बनाया और वो पानी से भर गया एक बारिश में। तो कभी आपका मोरवी का पुल गिर जाता है, कभी उज्जैन में ऋषियों की भगवान की मूर्तियां गिर जाती हैं, कभी बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे टूट जाता है। तो कैसा कंस्ट्रक्शन आप करा रहे हैं? नाम चाहे भारत रखिए चाहे इंडिया रखिए, आपका घोटाला और भ्रष्टाचार तो बंद नहीं हो रहा है। ये बड़ी चिंता का विषय है। चंद्रबाबू नायडू को अरेस्ट कर लिया सीआईडी ने कल स्किल डेवलपमेंट घोटाले को लेकर। मैं समझता हूँ ये बिल्कुल गलत कार्रवाई है, और दुर्भावना के कारण रात में 2 बजे 3 बजे जाके, अगर आप विधिक कार्रवाई ही कर रहे थे किसी के खिलाफ, कोई भ्रष्टाचार का ही मामला था, उसकी वैधानिकता जो है उसको फॉलो कीजिए। आप रात में 2 बजे 3 बजे जाके किसी को गिरफ्तार करेंगे तो आपकी मंशा पे, आपके इंटेंशन पे सवाल उठता है। धन्यवाद। पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। दीजिए नाजरीन, मरियम फातिमा को इजाज़त। मिलते हैं अगली अहम खबर के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।